लेकिन प्रिंस को चूज करने के पीछे आपका क्या रीजन था सर? प्रिंस को चयन आज का नहीं है मैम, ये 7th क्लास के अंदर जब से थे तब से मैंने प्लान बना लिया था कि इनको प्रिंस में पढ़ाना है। कि कभी गिव अप करने के बारे में सोची ही नहीं, और जब ऐसे मन करता था कि नहीं भाई स्कोर कम आए हैं, ये आया है वो, तो फिर मोटिवेशन कैसे लेते थे? मेरे पापा है ना। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे क्रेसी और आज हम हैं प्रिंस के अंदर, जहाँ पे नीट का रिजल्ट आया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो प्रिंस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। नीट का सफर था, प्रिंस एडू हब का साथ था और निखिल ने ना वो साबित कर दिया कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर सफलता अपने आप आपको मिलने वाली है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ निखिल से, उनकी माताजी से और उनके पिताजी से। नमस्कार सर। नमस्कार निखिल, बहुत ही अच्छी रैंक जो है वो आपके बेटे ने अचीव किए हैं। मैंने कांग्रेचुलेशन सर। मैं चाहूंगी कि निखिल आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं दौद सीकर से बिलोंग करता हूँ और नीट 2025 में मैंने 619 मार्क्स स्कोर किए हैं। मेरी रैंक 492 है और कैटेगरी वाइज में ओबीसी में 125 रैंक स्कोर की है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रैंक जो है वो आपने अचीव की है। बहुत मेहनत आपने इसके लिए की होगी, तो इन सारे डेडिकेशन का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। उनमें भी मेरे फादर को सबसे ज़्यादा श्रेय जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पड़ाव पे मोटिवेट किया है। क्योंकि जब भी मेरा माइंड थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता था तो मेरे फादर उसको तुरंत पकड़ लेते थे और मुझे वो रास्ता बताते थे जो सफलता को मिला है। बहुत बढ़िया। वैसे मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इनके जो पिताजी हैं वो लेक्चरर हैं, कॉमर्स के लेक्चरर हैं और बहुत ही बढ़िया जो है उन्होंने बेटे को सिखाया है, पढ़ाया है, बहुत अच्छे संस्कार अपने बेटे को दिए हैं। लेकिन प्रिंस को चूज करने के पीछे आपका क्या रीजन था सर? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रिंस परिवार को और स्पेशली मैम आपको कि हमारे को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया और मौका दिया बोलने का। और प्रिंस को चयन आज का नहीं है मैम, ये 7th क्लास के अंदर जब से थे तब से मैंने प्लान बना लिया था कि इनको प्रिंस में पढ़ाना है। क्योंकि सीकर जैसी सिटी के अंदर जब अपन एक एनालिसिस करें इन संस्थानों का, तो एकेडमी के दौर में अगर जाएं तो प्रिंस सबसे अव्वल आता है। ये हमारे को सुनने में था, आज अपनी अपनी जगह सब अव्वल है। लेकिन उस समय का जब दौर था तो पेरेंट्स के दिल में एक ये भाव आता था कि एकेडमी के जो स्टैंडर्ड है वो प्रिंस का सबसे अव्वल है। तो ये सोच के और हमने प्रिंस को चयन किया। उसके बाद में प्रिंस ओलंपियाड होते थे, इसमें स्कॉलरशिप का शौक चढ़ गया और स्कॉलरशिप लेते गए। बच्चे को थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करवाई और अंडर 10 में बच्चा रह जाता था और बढ़िया स्कॉलरशिप मिलती गई। और सच कहूं तो इस प्रिंस के अंदर मैंने फाइनेंशियल जो रिस्क है वो बहुत कम उठाई है। वो इस वजह से कि बच्चे के टैलेंट की वजह से इसने अपनी जो टैलेंट के माध्यम से स्कॉलरशिप लेके और आज तक का जो ये सफर है ये पूरा किया है। और इसी के पीछे कारण था कि जब 7वीं से एक छोटा भाई और है इसका, वो भी जेई कर रहा है, इसमें 11th में है, अभी उसको फाउंडेशन दिलाया है। तो कि जब से क्या है कि ये प्रिंस के अंदर आए तो उनका एनवायरनमेंट, उनका मैनेजमेंट, उनका डिसिप्लिन, ये सब चीजें एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर मैटर करती है, जो कि सारी की सारी चीजें ये हमारे को प्रिंस के अंदर देखने को मिली। और इसी का कारण रहा, यही वजह रही कि हम प्रिंस को चयन किए। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि फाइनेंशियल आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा प्रिंस ज्वाइन करवाने के बाद, और ये ना आजकल एक मिथ हो चुका है कि अगर आप बच्चे को नीट की तैयारी करवा रहे हो, जेई की तैयारी करवा रहे हो या एकेडमिक्स में ज्वाइन करवा रहे हो तो फिर आपको बहुत मोटी रकम जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि पूर्णतया एक मिथ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस मिथ को आप कैसे तोड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इसके लिए मैम देखो, वैसे अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी होने के नाते मुझे कोई फाइनेंशियल इतना कोई इशू नहीं था, लेकिन जब बच्चे को लगता है कि मेरे टैलेंट के माध्यम से मेरे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, तो एक सेल्फ मोटिवेशन नाम की चीज होती है, चाहे आप इसको पैरासीटामोल की तरह काम में ले लो। वो जब तक स्टूडेंट के अंदर नहीं जागृत होता है तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है।
ये मेरा मानना है और मुझे लगता है कि ये सभी का मानना यही होता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। तो जब तक बच्चा सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो कारण इसका यही था कि मैंने इनको कभी भी बच्चों को ये नहीं बोला कि बेटा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन निखिल ने हमेशा ये बोला कि पापा स्कॉलरशिप जब मिलती है तो उसका एक खुशी एक अपने सर के ऊपर चढ़ जाती है और इससे बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यही कारण रहा मैम कि जो स्कॉलरशिप का जो मेन कारण था कि बच्चे ने आज जो अचीवमेंट किया है वो स्कॉलरशिप का मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। और प्रिंस ने सर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, तो बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप या ओलंपियाड्स निकाल रखे हैं जिसमें उनको बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है, या तो पूरी की पूरी फीस जो है वो उनकी माफ कर दी जाती है। लेकिन जरूरी है कि आप में वो डेडिकेशन हो कि आप मेहनत करें, आप में वो डेडिकेशन हो कि आप जो है वो स्कॉलरशिप अचीव करें, तो फिर बहुत ही आसानी से जो है वो आप एडमिशन भी ले सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके मुझे। मेरा सवाल जो है वो माताजी से होने वाला है। देखिए बेटा डॉक्टर बना है आपका और सर जो है वो बाहर जॉब करते हैं, तो आपने इसको ओवरऑल स्ट्रगल इसकी देखी है कि कैसे ये रातों को जागता था, क्योंकि ये हॉस्टलर नहीं था, ठीक है, हॉस्टल में नहीं रहते थे, आपके साथ ही रहते थे। तो आपको पता है कि बहुत कितनी मेहनत की आपके बच्चे ने ये मुकाम हासिल करने के लिए या नीट को क्रैक करने में। तो आप मुझे बताइए कि किस प्रकार की मेहनत इसने की। इसने बहुत मेहनत की, सुबह जल्दी उठना और सेल्फ स्टडी जाना और वहां से लेट तक आना। और आपका क्या रोल रहा है इसमें? मेरा तो बस यही है, इसको जगाना और खाना पीना देना, ये था। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने किस प्रकार ये अचीवमेंट जो है वो हासिल की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी उसमें आई होगी सफर में। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई थी, लेकिन प्रॉब्लम्स का मैंने डट के सामना भी किया था। 11th में मैं मेरे गांव से अप डाउन करता था, तो ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत आती थी। फिर मैंने सोचा कि 12th में इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाद में टेस्ट भी दिन में 2 या 3 होने लग गए थे। स्टार्टिंग में 2 होते थे, बाद में 3 होने लग गए थे। तो फिर हम इधर शिफ्ट हो गए थे। फिर ट्रांसपोर्ट की तो चलो दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन फिर कि मेरे माइंड में थोड़ी थकान भी हो जाती थी 3-3 टेस्ट दिन में दे के। तो फिर मम्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि मम्मी मुझे जूस पिलाती थी और भी मतलब खाने में कुछ मतलब डाइट के अकॉर्डिंग खाना खिला देती थी, वही एनर्जी वाला फूड देती थी, एनर्जी फूड देती जिसके थी। कारण माइंड भी फ्रेश रहता था और टेस्ट देने में बहुत आसानी होती थी, स्कोर भी अच्छा आता था। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बच्चे की सक्सेस सिर्फ बच्चे की सक्सेस नहीं होती, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, पिता का मोटिवेशन रहता है, डेडिकेशन रहता है और माता का जज्बा रहता है। वो उन्हें अलग कन्विंस करती है, उन्हें एंटरटेन करती है कि बच्चे में स्ट्रेस ना आए और वो बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ले। आप मुझे ये बताओ कि मतलब मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे यही होने वाला है कि बहुत टिपिकल तो ये रहा था, ये सफर जो है वो बहुत हार्ड तो आपके लिए रहा था, बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना भी करना पड़ा। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको ये फील हुआ कि यार नहीं अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप में वो मोटिवेशन आया और आपने उसको किया? नहीं मैम, ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ये फील्ड चुन ली है तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। अब अगर मैंने इसको चुन ही लिया तो या तो इससे निकलना ही पड़ेगा। ये एक लूप की तरह, अब इस लूप में फंस गए हैं तो फिर तो निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब वो सेल्फ डेडिकेटेड मोटिवेशन बच्चा था है बस। आपका पूरी तरह से कि कभी गिव अप करने के बारे में सोच ही नहीं। और जब ऐसे मन करता था कि नहीं भाई स्कोर कम आए हैं, ये आया है वो, तो फिर मोटिवेशन कैसे लेते थे? मेरे पापा है ना, ऐसे पापा इन्होंने motivate थे? मुझे मतलब स्कोर कम आते थे, मैसेज के थ्रू रिजल्ट इनके पास पहुंच जाता था। मेरे बात करने से पहले ही मुझे कॉल करके बता देते कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा स्कोर आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब मुझे आपसे अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये होने वाला है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो जूनियर्स उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जूनियर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो कि ये अपने टीचर्स की हर बात को फॉलो करें। टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए ही बोलते हैं। फिर जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको थोरोली रीड करना है। जो भी टेस्ट होता है स्कूल में, जो भी डीपीपीज देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं, उनको सबको सोल्व भी करना है। क्वेश्चन जो डाउट आते हैं उनको पूछना है, तुरंत ही पूछना है मतलब, और जो डाउट वाले हैं उनको रिपीट भी करना है। सबसे ज़्यादा रोल होता है, कंसेप्ट अपने मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में रिवीजन वाला टाइम आता है तब फुल सिलेबस हो जाता है। फिर फुल सिलेबस का रिवीजन करने में कुछ बच्चे मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं कि फुल सिलेबस का रिवीजन कैसे होगा।
तो फुल सिलेबस की रिवीजन, उसमें फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने से पहले पार्ट टेस्ट स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पे एक काम मैंने जो किया था कि जो भी जैसे बायो थी उसमें चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं 12th के, तो उसमें से एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं। उसमें जो लाइन अच्छे से आती है, जो मतलब उसको कभी पूछ लो गलत नहीं हो सकती, उसको तो छोड़ दो। बाकी ऐसी लाइनें जो टेस्ट में बार बार पूछी जाती है या फिर जो मुझे याद नहीं होती, चाहे कैसी भी लाइन हो, उसको एक अलग नोटबुक में लिख लो। ऐसे करके मेरे एक चैप्टर का एक ही पेज भरता था। तो ऐसे पूरी बायो की मतलब नोटबुक बन जाती है, जो मतलब जितने चैप्टर उतने ही पेज बनते हैं बस। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह हो गया, वो बहुत ज़्यादा काम में आता है आगे। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम करें जिससे कि आपको लास्ट में स्ट्रेस ना होगी मैं पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूँ। ऐसे कोई नॉर्म मतलब शॉर्ट तरीके ऐसा रखें अपने पास कि लास्ट में उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे आपका एक्सपीरियंस मुझे प्रिंस के साथ काफी पुराना और काफी लंबा लग रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई स्टोरी आपकी रही है प्रिंस के साथ जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, निखिल? मैम ऐसी स्टोरी तो अभी फिलहाल ही 12th के अंदर जब मैं रिवीजन वाला टाइम चल रहा था, तभी पढ़ने का मेरे पे भी स्ट्रेस आया था एक बार। अच्छा बायो पूरी कवर करनी थी और टेस्ट के लिए मतलब हम दोस्त थे, उनके ऐसे लगाव होता था, जोश ऐसा होता था कि मैं इस बार ज़्यादा लाऊं। तो मैं डे स्कॉलर था और मैंने पूरी हॉस्टल में एक नाइट गुजारी थी दोस्तों के साथ। हम सब पूरी रात पढ़े थे और वो दिन मुझे आज भी याद है। मैंने मतलब डे स्कॉलर होकर हॉस्टल के अंदर रुका था। मतलब सर ये बात कहनी पड़ेगी कि जिस हिसाब की जनरेशन आज की चल रही है, उस जनरेशन के अंदर ऐसे बच्चों को संस्कार देना कि वो डेडिकेटली पढ़ाई में अपना फोकस रखें, डेडिकेटली अपनी चीजों को अचीव करें जो वो चाहते हैं, ये अपने आप में एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हो चुके हैं हमारे समाज में, ये बात तो लाजमी है, माननी ही पड़ेगी कि अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं, चाहे मोबाइल फोन का हो, चाहे कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, कि दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपको सही राह पर चलते चलते उल्टी राह लेके चले जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी कि आपका बेटा इतना समझदार है और ये पक्का आपका नाम जो है वो रोशन कर चुका है और आगे भी करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा मुझे निखिल से बात करके। निखिल, अब एक जाते जाते एक छोटा सा मेरा सवाल जो है वो आपसे ये होने वाला है कि कैसी कॉलेज आप चूज करना चाहते हैं और कैसे डॉक्टर आप बनना चाहते हैं? कॉलेज तो जैसे जो नज़दीक पड़ती है और जो पेरेंट्स को पसंद आएगी वही मैं चुनूंगा। और डॉक्टर किसका डॉक्टर बनने की इरादा डॉक्टर है? मैम अभी तक तो वैसे मैंने रेडियोलॉजिस्ट का सोच रखा है, वो मेरा सपना था और उसी में मतलब मैं करियर बनाना चाहता हूँ आगे। बहुत बढ़िया, जो मिल जाएगी एम्स है मिल ना? जानी हाँ, चाहिए। आशा तो यही है क्योंकि बहुत अच्छी रैंक इसने अचीव की है, तो शायद एम्स मिल जाए, और एम्स मिल जाएगी तो फिर तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा डॉक्टर जो है ये बनकर निकलेगा वहां से, क्योंकि वहां तो बस क्रीम ही पहुंच पाती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। नमस्कार।